बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आ, आप सबकी मैं खैर तारीफ करना चाहूँगा कि इस टाइम पे भी और सर्दियों के रात पे आप लाइव आने की कोशिश की है। कोई भी अगर सवाल हो तो आप बीच में मुझे रोक के टोक के पूछ सकते हैं। और अगर आप बीच में इंटरेक्टिव बोलना भी चाहें, अगर इजी हो फीजिबल हो तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये चैप्टर में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें करेंगे, लेकिन तकरीबन काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और वलबेरी के नोट्स तो नहीं है, लेकिन ये लेक्चर खुद खुद एक नोट्स ही है। तो जो जो मैं बात ज़बान से निकालूं या जो बोलूं तो वही करना है, समझ ले। तो अगर हाईलाइट कर रहे हैं तो उन पोर्शन को ही, पार्ट को हाईलाइट कीजिएगा। पेरिडोंटल डिजीज के बारे में है, जो कि मोस्टली तो सबको पता है बड़ों में होती है, बच्चों में नहीं होती, इतनी कॉमन नहीं है। बेसिकली बड़ों में होती है, लेकिन फिर भी बच्चों में भी होती है। जिंजेवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस में क्या चीज़ है, तो ये सारा उसके बारे में है। बच्चों से मुराद है कि 18 ईयर्स तक, क्योंकि एडोलसेंस की जो एज है ना वो 12 से 18 होती है, तो 18 ईयर्स की बिलो की बात चल रही है यहाँ पे। अब सबसे पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन, नहीं, पहला सवाल ये है कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी और परमानेंट डेंटिशन की शुरुआती, मतलब मिक्स डेंटिशन और प्राइमरी डेंटिशन में क्या पेरिडोंटल की एनाटॉमी होती है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी टीथ की बात करेंगे। मोस्टली प्राइमरी टीथ और जो परमानेंट इरप्ट हो रहा है तो उसकी एनाटॉमी की बात चल रही है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो बड़ों में हम पेरिडोंटल एनाटॉमी पढ़ते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा जानना जरूरी है। किस तरह डिफरेंट होता है वो पॉइंट जानना जरूरी है। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी प्राइमरी दांत होते हैं। अच्छा, बेसिकली आपको बेसिक से पता होगा कि जिंजावा बेसिकली दो मेन होते हैं। एक मार्जिनल जिंजावा होता है, दूसरा अटैच जिंजावा होता है। मार्जिनल जिंजावा जो होता है वो अराउंड 1 मिलीमीटर का होता है और वो मूवेबल होता है, मोबाइल होता है, अटैच नहीं होता, अनअटैच होता है, इसलिए उसको मार्जिन पे होता है, उसको मार्जिनल जिंजावा कहते हैं। वो खत्म होता है तो फिर शुरू होता है अटैच जिंजावा। अटैच जिंजावा चिपका हुआ होता है दांत से। किससे चिपका हुआ होता है? दांत से चिपका हुआ होता है, अटैच्ड होता है। अब वो अटैच किस चीज से होता है? जाहिर सी बात है किसी चीज से तो चिपका हुआ होगा दांत पे। जाहिर सी बात है कोई कोई तो चीज होगी। तो दो चीजों से चिपका हुआ होता है, एक जंक्शनल एपिथेलियम और उसके फिर नीचे कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों से जो अटैच जिंजावा है वो दांत से चिपका हुआ होता है। ये दांत हो गया, ये अटैच जिंजावा है। तो अटैच जिंजावा है ना, तो अटैच जिंजावा दांत से ना दो चीजों से इंटरनली इंटरनली बात कर रहा हूँ, चिपका हुआ होता है। और उसके ऊपर मार्जिनल जिंजावा नहीं चिपका हुआ होता, तो वो एक गैप होता है, ये वाला गैप होता है। इस गैप को कहते हैं सल्कस। इस गैप को कहते हैं सल्कस। सल्कस के बाद आता है जंक्शनल एपिथेलियम, फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। ये इंटरनली बात कर रहा हूँ मैं दांत की, क्यों? और उन दोनों चीजों से अटैच जिंजावा चिपका हुआ होता है। अगर बाहर से देखें तो हम बोलेंगे मार्जिनल जिंजावा, फिर बोलेंगे 2 मिलीमीटर का अटैच जिंजावा। अटैच जिंजावा खत्म होता है तो एल्व्यूलर म्यूकोजा शुरू होता है, तो फिर बोलेंगे हम एल्व्यूलर म्यूकोजा। वो भी मोबाइल होता है, बहुत मूवेबल होता है। और एक डिमार्केशन होती है, उसको कहते हैं म्यूको जिंजावल जंक्शन, यानी जहां पे अटैच जिंजावा खत्म हुआ, एल्व्यूलर म्यूकोजा स्टार्ट हुआ। तो ये बाहर से देखोगे तो तीन चीजें नजर आएंगी: मार्जिनल जिंजावा, अटैच जिंजावा, और फिर एल्व्यूलर म्यूकोजा। अंदर से देखोगे, अंदर से मुराद ये है कि दांत और जिंजावा के बीच में अगर देखोगे तो फिर आपको सबसे पहले तो आपको एक ओपन पॉकेट की तरह जगह मिलेगी, क्योंकि मार्जिनल जिंजावा अटैच नहीं होता, ये जगह मिलेगी। तो ये ये इस तरह है ना, हाँ इस तरह। तो ये जो जगह है ये मार्जिनल, ये सल्कस कहलाएगा। और जहां पे अटैच जिंजावा चिपका हुआ है दांत से, ये 2 मिलीमीटर चिपका हुआ होता है। ये जो चिपकने वाला पार्ट है, ये चिपकने वाला पार्ट है, इसमें इंटरनली जंक्शनल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसकी मदद से अटैच जिंजावा चिपका हुआ होता है दांत पे। ठीक है। तो अटैच जिंजावा जब खत्म होता है तो फिर एल्व्यूलर क्रेस्ट शुरू होती है, बोन शुरू होती है। अटैच जिंजावा बोन वो अटैच नहीं होता, वो दांत पे अटैच होता है।
अटैच जिंजावा खत्म होता है तो फिर एल्व्यूलर क्रेस्ट बोन शुरू होती है, बोन, जहाँ जो कि रूट को सराउंड करती है। जो रूट होती है दांत की, उसके सराउंडिंग में एक बोन होती है, एक बोन होती है ना। और बोन के हाईएस्ट पॉइंट को जो हम कहते हैं वो एल्व्यूलर क्रेस्ट कहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट को एल्व्यूलर, मेरे पास अभी अनफॉर्चुनेटली बोर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से समझा देता है, होप के समझ में आ रहा है। तो हाँ, रूट हो गई। रूट के सराउंडिंग जो है, रूट के सराउंडिंग एल्व्यूलर क्रेस्ट, एल्व्यूलर बोन होती है। और एल्व्यूलर बोन तब शुरू होती है जब अटैच जिंजावा खत्म होता है। अटैच जिंजावा दांत से अटैच होता है। और एल्व्यूलर क्रेस्ट के पे अटैच क्या होता है, वो एल्व्यूलर म्यूकोजा होता है। ठीक है ना। तो बाहर से देखोगे तो तीन चीजें हो गई, रिपीट कर रहा हूँ, मार्जिनल जिंजावा, अटैच जिंजावा और एल्व्यूलर म्यूकोजा। अंदर से देखोगे तो सल्कस, फिर जंक्शनल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू जो कि चिपकाता है अटैच जिंजावा को, फिर उसके नीचे से एल्व्यूलर बोन शुरू होगी जिसका हाईएस्ट पॉइंट एल्व्यूलर क्रेस्ट कहलाता है। पीडीएल कहाँ पे होता है? पीडीएल एल्व्यूलर बोन के भी अंदर होता है। पीडीएल एल्व्यूलर बोन के भी अंदर होता है। एल्व्यूलर बोन ने रूट को घेरा हुआ है, तो रूट और एल्व्यूलर बोन के बीच में जो चीजें हैं वो पीडीएल स्पेस कहलाती है, जिसके अंदर पीडीएल लिगामेंट्स वगैरह होते हैं। सीमेंटम रूट को कवर करता है और पेरियोस्टियम जो है वो बोन को कवर करता है। तो ये बेसिकली है नॉट में। अब डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, अच्छा, ये जो मार्जिनल जिंजाइवा या अटैच जिंजाइवा है, तो इसके बाहर भी एक एपिथेलियम होता है, इसको कहते हैं ओरल एक्सटर्नल एपिथेलियम कहते हैं। और एक अंदर वाला एपिथेलियम होता है चिपकाने के लिए, उसको जंक्शनल एपिथेलियम कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या डिफरेंस है? पहला पॉइंट जो डिफरेंस वो ये है कि इसके जो एपिथेलियम होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, छोट पतले होते हैं, और उसकी केराटिनाइजेशन बहुत कम होती है। और उसके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें सेल्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, जबकि बस वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं। ये हो गया। अब एपिथेलियम और नीचे कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम बहुत पतला है, केराटिनाइजेशन इतनी नहीं है। उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर फाइबर्स और सेल्स नहीं है, बल्कि वेसल्स ही वेसल्स ज्यादा है। तो फिर क्या होगा, इससे आपको रेडनेस ज्यादा नजर आती है। तो बहुत बच्चों के जो जिंजाइवा होते हैं ना वो ज्यादा रेड होते हैं। इवन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्राइमरी दांत इरप्ट हो रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कोई स्वेलिंग वगैरह हो रही है। एक तो रेडनेस होती है जिंजाइवा खुद की, और एक दांत निकलने का एक वो होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि बहुत ज्यादा रेडनेस होती है। उसकी वजह क्या है कि वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, एपिथेलियम बहुत पतला होता है। बस बेसिकली इतना याद करो, अगर ज्यादा याद नहीं हो रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो मार्जिनल जिंजाइवा है, प्लाक अक्यूमुलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों में। उसकी वजह ये लिखी हुई है कि क्योंकि दांत इरप्ट हो रहा होता है ना, तो मार्जिनल जिंजाइवा ऊपर होता है फिर नीचे नीचे आता है। क्योंकि ऊपर होता है तो सल्कस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दांत इरप्ट हो रहा है, अभी तो पूरा नहीं निकला, आधा निकला है। तो फिर सल्कस बहुत बड़ा होता है, तो उसमें खाना फंसने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो मिक्स डेंटिशन का एक दूसरा पॉइंट है कि वो खाना प्लाक एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ओरल हाइजीन ज्यादा मेंटेन करनी है। तो दूसरा डिफरेंस। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि मार्जिनल जिंजाइवा की जो स्टेबिलिटी है, बल्कि ये भी आप दूसरे में कह सकते हो, मार्जिनल जिंजाइवा अनस्टेबल होता है। उसकी जो स्टेबिलिटी है वो 12 साल में आती है लोअर वाले दांतों में, लोअर इंसाइजर्स के नाइन्स, सेकेंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर। जबकि अपर वाले दांतों में आती है 16 साल की उम्र में। इसलिए कभी भी क्राउन 15 साल के बच्चे को अपर एंटीरियर में नहीं देना। कभी भी पोर्सलिन विनियर्स 15 साल की पेशेंट में नहीं देना, अगर वो अपर एंटीरियर है, या क्राउन अपर मोलर्स में नहीं देना। हाँ, अगर लोअर मोलर है या लोअर क्राउन है तो आप दे सकते हो 12 साल की उम्र के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी जो डेंटिस्ट हजरात होते हैं वो 13-14 साल में क्राउन दे रहे हैं, 13-14 साल के अंदर ब्रिजेस वगैरह दे रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है, उनको खुद नहीं पता होता। तो पता होना चाहिए कि अपर मार्जिनल जिंजाइवा की स्टेबिलिटी 16 साल की उम्र में आती है और लोअर वालों की 12 साल की उम्र में आती है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला था एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ मार्जिनल जिंजाइवा। आसान करके बता रहा हूँ, यहाँ तो पता नहीं क्या लिखा हो, बस इतना ही जो बोल रहा हूँ उतना ही याद करना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है सल्कस डेप्थ।
सल्कस डेप्थ जो होती है वो बस इतना याद करो कि ई और सिक्स के मीजियल में ज्यादा होती है, इतना याद करो। यानी कि परमानेंट फर्स्ट मोलर सिक्स और ई यानी डेसिड्यू सेकंड मोलर, इनके मीजियल सरफेस पे डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, काफी है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में अटैच जिंजावा के बारे में, अटैच जिंजावा के इन्होंने फंक्शंस के बारे में बताया और डेफिनेशन के बारे में। अटैच जिंजावा की इन्होंने डेफिनेशन बड़ी मजे की बताई है। उन्होंने बताई है कि शुरू में इन्होंने लिखा है कि अटैच जिंजावा इज एक्सटेंड फ्रॉम मार्जिनल जिंजावा टू म्यूको जिंजावल जंक्शन। मतलब मार्जिनल जिंजावा से लेकर म्यूको जिंजावल जंक्शन, जहां तक एल्वियुलर म्यूकोजा है। तो जब मैं ये पढ़ रहा था जुमला, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये तो मतलब ये तो अटैच जिंजावा है, तो मार्जिनल को इंक्लूड कर दिया। फिर आगे लिखा होता बट माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट करो किसको, सल्कस की डेप्थ को। तो जाहिर सी बात है क्योंकि सल्कस की डेप्थ उतनी है जितना मार्जिनल जिंजावा है। तो पूरे जिंजावा को पहले मेजर करो और फिर सल्कस की डेप्थ को यानी कि मार्जिनल जिंजावा को सब्ट्रैक्ट करो, अटैच जिंजावा का आंसर आ जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2 मिलीमीटर होता है। ये होता है 2 मिलीमीटर। अगर 2 मिलीमीटर से कम ज्यादा है तो फिर परेशानी की बात होती है, तो मोस्टली 2 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसकी फंक्शन भी लिखे हुए हैं, 3 फंक्शन है। नंबर 1, हेल्प्स इन मेस्टिकेशन। अच्छा, जो सबसे पहला फंक्शन है वो ये है कि हेल्प इन मेंटेनिंग द सर्कुलर डेप्थ, क्योंकि अगर अटैच जिंजावा नहीं होगा तो फिर सल्कस ही सल्कस होगा, क्योंकि सारा अटैच सचा जिंजावा, सारा जिंजावा अनअटैच हो जाएगा तो सल्कस ही सल्कस होगा। तो अटैच जिंजावा की वजह से ही सर्कुलर डेप्थ मेंटेन रहती है। नंबर 2 पॉइंट जो उसका ये है कि मेस्टिकेशन में स्ट्रेसेस पैदा होते हैं, उसको अटैच जिंजावा रेजिस्ट करता है, ताकत होती है उसके अंदर। तीसरा ये होता है कि इन दोनों को मिलाता है, किन दोनों को, मार्जिनल जिंजावा को ढीला ढाला है, अल्वियोलर म्यूकोसा ढीला ढाला है, दोनों ढीले ढाले मोबाइल है, इन दोनों को कौन मिलाता है, अटैच जिंजावा मिलाता है। तो ये 3 काम है, मेस्टिकेशन में भी हेल्प करता है, सल्कस को भी मेंटेन करता है और दोनों को मिलाता भी है। अब पांचवा जो डिफरेंस है वो है पीडीएल रीजन के बारे में इन्होंने बताया है कि जैसे इन्होंने बताया कि एपिथेलियम थिन होता है, तो सीमेंटम में भी एपिथेलियम थिन होता है, इवन पेरियोस्टियम भी थिन होता है। अब वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं पीडीएल के अंदर। इवन जो बोन है, एल्व्यूलर बोन है, उसके अंदर भी बोन मैरो में वेसल्स ही वेसल्स होती हैं। तो फिर पेरियोडोंटल इन्फेक्शन अगर आ जाए ना बच्चों में तो बहुत तेजी से फैलती है। एक तो बच्चों में आती नहीं है, लेकिन अगर आ गई ना तो बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि वेसल ही वेसल्स हैं, वेस्कुलेचर ही वेस्कुलेचर है। तो ये पांचवा डिफरेंस है। तो ये टोटल 5 डिफरेंस हो गए जो कि आपको पता होने चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन ये ऊपर ऊपर से आपको 5 पता होने चाहिए। कोई रिपीट करना चाहता है ये 5 डिफरेंस थोड़ा सुपरफिशियली, ताकि थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए आप लोगों का। सर आई हैव अ क्वेश्चन जी। कि आपने कहा ना कि मिक्स डेंटिशन में स्टेबिलिटी नहीं आती पेरिडोन्शियम की थी, इसलिए हम लोग क्राउन्स नहीं देते। तो जो हम मिक्स डेंटिशन में स्टेनलेस स्टील क्राउन्स दे रहे होते हैं, तो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है स्टेबिलिटी पे? नहीं नहीं, स्टेनलेस स्टील ग्राउंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिस्टम इस ओके। तरह है, क्या चीज़ है जी, मतलब जो भी है, और वो टेम्परेरी होते हैं, उनको 12-13 साल की उम्र में निकाल देने होते हैं, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परमानेंट चीज़ नहीं है। अच्छा, जो हम फिक्स क्राउन लगाते हैं ना, अच्छा उसमें एक बात ये समझिएगा ना, क्राउन अफेक्ट नहीं कर रहा, जो मार्जिन है ना, आप मार्जिन आपने प्रिपेयर किया, सही है, मार्जिन प्रिपेयर करके उस मार्जिन के हिसाब से क्राउन लगा दिया। अब बात 13 साल के बच्चे को लगा दिया, अब 3 साल बाद उसकी जो मार्जिनल जिंजाइवल और नीचे हो जाएगा, तो वो मार्जिन दिखना शुरू हो जाएगा, सुप्रा जिंजाइवल हो जाएगा बहुत ज्यादा। आप बोलोगे यार मैंने तो इक्वो जिंजाइवल बनाया था, लेकिन हाँ बनाया था, 3 साल पहले बनाया था, 13 साल की उम्र थी। अब बच्चे की 16 साल उम्र है, तो बेचारे का मार्जिनल जिंजाइवा और अपाइकली ट्रांस वो कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो अब आपका मार्जिन तो क्लियर विजिबल हो गया और अनएस्थेटिक अपीयरेंस आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए अपर दबी तो कहते हैं ना, अपर में तो 16 साल की उम्र में पूरी मार्जिनल जिंजाइवा की स्टेबिलिटी आ जाए, फिर ही आगे छेड़छाड़ी करो। और क्राउन प्रिपरेशन वगैरह होती है तो हो सकता है ट्रॉमाटाइज भी हो सकते हैं मार्जिनल टिश्यूज, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। जबकि स्टेनलेस स्टील क्राउन में कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती, मार्जिन की प्रिपरेशन नहीं होती, वैसे प्रिपरेशन होती है ऑक्लूजल रिडक्शन और फेशियल इंगुली थोड़ी थोड़ी होती है, कोई मार्जिन यस वगैरह सर। नहीं बनते, ना शोल्डर मार्जिन ना शेम्फर, कुछ भी नहीं होता। ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। नहीं, वेलकम। कोई और अच्छा सवाल था कोई, और वो बता दो, 5 पॉइंट भी बता दें कोई, ऊपर ऊपर से।
एपिथेलियम इनका बहुत थिन होता है और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कम होते हैं, ज़्यादा वेस्कुलैरिटी होती है, सल्कस की डेप्थ ज़्यादा होती है मीजियल सरफेस पे। जो सिक्स है ई है हमारे पास उसमें। और इसमें जो है पेरिडोन्टल लिगामेंट्स वाइड होती हैं, थिन सिमेंटम होता है, थिन एल्वियोलर कॉर्टिकल बोन होता है, लिगामेंट्स लेस फाइब्रस और ज़्यादा वेस्कुलर होते हैं, और एल्वियोलर बोन में ट्रेबेकुलाइज कम होते हैं। इस वजह से जो भी अगर पेरिडोन्टल डिजीज हो गई ना तो वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगी। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर तो साहब। जावा के समझ में नहीं आया वो जो डिफरेंस है ना अटैच एंड जावा का। ठीक है, अच्छा अच्छा, आपने पहला डिफरेंस अच्छा बताया। कौन सा वाला कि जो एपिथेलियम थिन है वो वाला बता दिया, फिर पांचवा वाला आपने बता दिया, क्योंकि पहला और पांचवा कनेक्टेड है ना, तो वो जहन में ऐसे ही आता है। अच्छा, आप जो अटैच जिंजावा का ना कोई डिफरेंस नहीं है, वो बस मैं वैसे ही बता रहा था, उसकी डेफिनेशन और उसके तीन फंक्शन बता रहा था, तो वो उसमें कोई खास डिफरेंस लिखा नहीं हुआ। और बाकी जो डिफरेंस है वो मार्जिनल जिंजावा की स्टेबिलिटी का है, तो वो डिफरेंस हो गया, और सल्कस की डेप्थ का है कि ईज और सिक्स के मीजियल में बहुत ज्यादा होती है, जबकि परमानेंट में ऐसा नहीं होता ना। परमानेंट में सल्कस डेप्थ तो नॉर्मल होती है 1 मिलीमीटर, लेकिन प्राइमरी में इस तरह बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है प्राइमरी हर्पेटिक जिंजिवाइटोस्टोमेटाइटिस। ओफ, नाम खतरनाक है। तो इसमें क्या होता है जी कि मोस्ट मशहूर ये है कि इसमें मुंह के अंदर अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी बढ़ के है अल्सर से। बेसिकली क्या, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। खैर, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, उस वायरस का नाम है हर्प्स, क्या कहते हैं, हर्प्स वायरस। होमिनिस है, लेकिन हर्प्स वायरस याद कर लो, हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस। हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस। तो अब ये होता किन बच्चों में, बीसीक्यू पॉइंट, 2 से 5 साल के बच्चों में होता है। यहाँ आपके नन्हे आपके जहन में सवाल आएगा कि यार पहले साल वाले बच्चों में क्यों नहीं होता, उन्होंने क्या कसूर किया है, मतलब या क्या अच्छाई की है। तो उसका जवाब ये कि यार वो जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है ना, तो उसके मैटरनल एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होते हैं जो कि उसको इम्यून देते हैं। वो 12 महीनों में फिर कम हो जाते हैं, फिर 2 साल में ये इन्फेक्शन लग जाता है, 2 से 5 में लग सकता है। ठीक है। जैसे ही ये वायरस आता, कैसे है वायरस आता है, ड्रॉपलेट से आता है। तो आता कैसे है, ड्रॉपलेट से आता है। और इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 डेज होता है। 1 हफ्ता होता है इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होते हैं। वो आता है, 1 हफ्ता इंक्यूबेट होता है बॉडी के अंदर, और फिर सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बहुत ज्यादा। नंबर 1, हेडेक। नंबर 2, नंबर 2 फीवर, बुखार। नंबर 3, मलीज, वीक, अजीब सा फील करना। और नंबर 4, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी। अक्सर फीवर के साथ हमेशा लिम्फ एडिनोपैथी होगी, यानी कि लिम्फ नोड्स थोड़े से सूज जाना, लिम्फ एडिनोपैथी। और उसके अलावा ओरल पेन और डिस्फेजिया, वो अल्सर्स की वजह से होते हैं, क्योंकि छाले होंगे मुंह में तो खाना मुश्किल हो जाएगा। छाले होंगे मुंह में तो फिर स्वेलो करना मुश्किल हो जाएगा, डिस्फेजिया, मुश्किल होगा स्वेलो करने में। तो ये 6 सिम्टम्स याद कर लो। लेकिन यहाँ बहुत कैरेक्टरिस्टिक बात यह है कि अल्सर ऐसे वैसे नहीं बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फ्लूइड फिल वेसिकल्स बनते हैं। एक वेसिकल यानी कि मोटे से वेसिकल्स बनते हैं, फ्लूइड फिल, और कुछ घंटे वो ही होते हैं, लेकिन अचानक वो फट जाते हैं, और फिर येलोइश अल्सर्स होते हैं विद रेडिश मार्जिन्स। ये इसकी पिक्चर भी बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट साइन है। जो इसके अल्सर्स होते हैं ना, वो येलो कलर के होते हैं, और उसमें बहुत रेडिश मार्जिन होती है। कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है कि आप ऐसे अल्सर देखोगे आप फौरन से समझ जाना। तो इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है ना, वो इट सेल्फ हेल्प करती है डायग्नोसिस के अंदर। कि आप पेशेंट बच्चे से पूछोगे या किसी से कि यार पहले कुछ वेसिकल्स हुए थे, कुछ तरह चीजें हुई थी, वेसिकल्स हुए हैं तो ये निशानी है, और फिर अल्सर येलो कलर के या फिर रेडिश मार्जिन्स उसकी क्लियर होंगी, तो ये, और बुखार होना चाहिए, ये हो। अब ये सिम्टम्स कितने टाइम के लिए चलते हैं, 14 दिन के लिए। 21 दिन का मतलब काम है, 7 दिन वायरस आएगा, 7 दिन आराम करेगा और सलाम दुआ करेगा सबके साथ,
और फिर अपनी असलियत दिखाएगा, और अगले 14 दिन अपनी असलियत दिखाएगा और बहुत बुरा हाल करेगा। बुरे हाल के अंदर बता दिया ये 6 सिम्टम आते हैं: सर का दर्द, बुखार, वलीज, वेसिकल्स, अल्सर और लिम्फेडिनोपैथी। अच्छा, अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन पूछ ली, एक तो कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है भाई, वैसे ही हील हो जाता है, लेकिन अगर हो गई ना तो दो नाम याद रख लेना: मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस। ये दो कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत रेयर केसेस में होती हैं, लेकिन अगर सवाल आ गया तो लिखना पड़ेगा। मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन में चली गई, और इंसेफेलाइटिस, ठीक है, दोनों खैर ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें ट्रीटमेंट क्या दोगे बच्चे को? सबसे इम्पोर्टेंट, बेड रेस्ट। स्कूल की छुट्टी करवा दो यार, स्कूल नहीं जाना। ओहो, ये तो खैर बच्चे के लिए तो खुशखबरी होगी, वरना मुश्किल से कभी स्कूल के दिन होते थे कि छुट्टियां नहीं मिलती थी। तो स्कूल की छुट्टी कराओ। नंबर 2, सॉफ्ट डाइट खाओ क्योंकि अल्सर है। और नंबर 3, हाइड्रेटेड पानी बहुत ज़्यादा पिए। और नंबर 4, एसी क्लोवेर जो कि एंटीवायरल है, आप सबको पता होगा। अच्छा, माउथ वॉश भी इस्तेमाल करना है, क्लोरहेक्सिडिन। लेकिन ये रूल होता है माउथ वॉश का, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 6 साल से कम बच्चों में नहीं दे सकते, बड़े बच्चों में देना है। तो अब 6 साल से कम बच्चों में क्या दोगे? तो उसमें माउथ स्प्रे होता है, क्लोरहेक्सिडिन स्प्रे होता है, या फिर कॉटन में आप कॉटन में स्वैब में लगा के वो बच्चों के मुंह में लगाओगे। इसके अलावा एसी क्लोवेर दोगे 200 मिलीग्राम। याद रखना, 200 मिलीग्राम दिन में 5 दफा, 5 दिन तक। आसान है कितना, 5 दफा दिन में और 5 दिन तक, तो ये हमेशा याद रहेगा। दिन में भी 5 दफा और 5 दिन तक भी। कितना? 200 मिलीग्राम। दिन में कितना हुआ? 1000 ग्राम, 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम हुआ। तो ये सीन है। तो ऐसी क्लोवेट देनी है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, आराम करना है, स्कूल की छुट्टी करानी है, सोए रहो बेटा, और पानी पियो, जूसेस पिलाओ, मतलब ले करवाओ बच्चे की, और फिर दवाई भी साथ में दे दो, और माउथ वगैरह माउथ वॉश लगाओ। बस यही है डायग्नोसिस, बेसिकली हिस्ट्री और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से हो जाता है। अब सबसे ज्यादा जो अल्सर होते हैं वो बहरहाल, खैर ये तो सवाल नहीं आने वाला। खैर पिक्चर में लोअर लिप में है और पैलेट में, बहरहाल ये कोई इशू नहीं है, ओवरऑल अल्सर्स होते हैं। कोई इसके बारे में बताएगा? बस ये हो गया, हमारा दूसरा टॉपिक भी हो गया मजे मजे से। अच्छा, इसका रीक, अच्छा ये कभी कभी फिर ये वायरस ना सो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि सो जाता है डोरमेंट स्टेज में। फिर अचानक कुछ साल बाद उसकी आत्मा जाग उठती है, उसको याद आ जाता है, ओए मैं बॉडी के अंदर हूँ। फिर दोबारा वो एक रिकरेंट इन्फेक्शन करवाता है, और उसका नाम है हर्प लेबियलिस, क्योंकि वो लोअर लिप के नीचे होती है, और उसको कोल्ड सोर भी कहा जाता है। ब्यूक्यूटिनस बॉर्डर इधर होती है नीचे, इधर, हाँ, लोअर लिप के नीचे है। एक तो मेरा चेहरा वीडियो में माफ कीजिएगा यार, ऐसे 360 90 डिग्री हो गया है। तो खैर, पिक्चर भी बड़ी अच्छी बनी हुई है, अगर वलबेरी आपके सामने खुला हुआ है तो। फिगर का क्या, फिगर कौन सी है? फिगर 12.2, बहुत अच्छी फिगर बनी हुई है, और वो इस तरह हो जाता है। उसमें भी सेम तरीका है, ऐसी क्लोवर क्रीम अप्लाई करो दिन में 5 दफा, 5 दिन तक। हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। इसको शॉर्ट में कोई बताना चाहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका भाई सर भी आने वाला है आगे। जी जी। वायरल इन्फेक्शन है, जी। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। 2 to 5 years ओल्ड चिल्ड्रन में होता है, थ्रू ड्रॉपलेट्स जो है स्प्रेड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 7 days है, एंड आफ्टर दैट सिम्टम स्टार्ट। सिम्टम्स में हेडेक है, फीवर है, मलेरिया है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है, ओरल पेन है, डिस्फेजिया है। सबसे पहले जो है ना वो फ्लूइड फिल वेसिकल्स दे फॉर्म, और आफ्टर फ्यू आवर्स जो है वो बस्ट होके जो है ना येलोइश अल्सर विद रेडिश मार्जिन्स, एंड रिमेन देयर फॉर नेक्स्ट 14 days। और कॉम्प्लिकेशंस में जो है ना वो मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस। एंड ट्रीटमेंट में जो है ना हमने बेड रेस्ट देना है, सॉफ्ट डाइट पे रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, एसाइक्लोविर देना है 200 मिली 5 times फॉर 5 days। माउथ जो है ना वो क्लोरहेक्सिडिन को स्वैब के साथ जो है ना वो राउंड द माउथ जो है ना आपने वो करना जबरदस्त डॉक्टर नाजिश, बहुत अच्छा बताया, बेहतरीन बताया। और इसी तरह ही याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, और अच्छे से, और बोलने से मेमोरी और स्ट्रांग होती है, और बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो अगर वाइवा में इस तरह बताएंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर तो बोलेंगे यार वाह, जबरदस्त बताया, बहुत अच्छा बताया, नाइस एफर्ट। अब इसका जो भाई है, और उसके भाई का नाम है नग। और उसमें भी बेसिकली क्या होता है, नक के अंदर भी अल्सर्स होते हैं, और नक के अंदर भी ओरल पेन होता है, नक के अंदर भी डिस्फेजिया होता है। लेकिन इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इन दो नक को और इसको? एक तो डिफरेंस ये है कि आप बोलोगे उसकी इटियोलॉजी का डिफरेंस है,
वो जो जो होता है हर वायरस की वजह से होता है और ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो ठीक है, आई एग्री, होता है ऐसा। लेकिन जो दूसरा है वो है इसकी प्रेजेंटेशन बताओ ना, मतलब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में कैसे डिफरेंस होगा। वो तो चलो इटोलॉजी है ना, वो तो थोड़ी नजर आ रहा है। वायरस थोड़ी बोल रहे हैं, मुंह खोला वायरस बोलेगा अरे हाय डॉक्टर साहब कैसे हो, ठीक हो। या बैक्टीरिया थोड़ी कोई तुम्हें सलाम करेगा कि हाँ यार पकड़ लिया मुझे, तो वो तो नहीं पता चलेगा। तो अल्सर्स में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, उसके अल्सर्स तभी मैं फोकस कह रहा था कि येलोइश अल्सर्स होते हैं और रेडिश मार्जिन्स होती हैं। इसमें क्या होता है, पंच आउट अल्सर्स अल्सर्स होते हैं, जैसे नहीं पंच होता है पेपर पे पंच करते हैं होल्स बन जाते हैं, इस तरह होल बने हुए होते हैं, ऐसे ऐसे अल्सर होते हैं। और उसके ऊपर येलोइश ग्रे मेम्ब्रेन होती है एक हल्की सी। पंच राउंड एक होल बना हुआ होता है, क्योंकि जो एपिथेलियम है ना उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है तो एपिथेलियम की लेयर गुम हो जाती है, उड़ जाती है, तो वो पंच हो जाता है, पंच बन जाता है। उसके ऊपर एक सीडियो मेम्बर एक येलोइश ग्रे लेयर होती है, तो वो आप पहचान लोगे कि वो नग है। उसको थोड़ा सा भी हाथ लगाओगे ना तो इंतहा दर्द होगा पेशेंट को। हर पीस में इतना दर्द नहीं होता, नग में तो ऐसा दर्द होता है कि पेशेंट को हाथ लगा ही नहीं सकते, और पेशेंट खुद भी नहीं, यहाँ तक कि पेशेंट ब्रश भी नहीं कर पाता। और पेशेंट की ओरल हाइजीन खराब हो जाती है, और उस ओरल हाइजीन खराब होने की वजह से जिंजेवाइटिस हो जाता है। जिंजेवाइटिस पहले नहीं होता, लेकिन नग की वजह से, जो कि ब्रशिंग नहीं कर सकता, प्लाक आ गया, इसकी वजह से जिंजेवाइटिस होता है। तो अब डबल मसले हो गए, एक नग का मसला और एक जिंजेवाइटिस का मसला। बहुत गंदी हालत हो जाती है। और एक खास फीचर है जो कि सिर्फ नग के पास है, वो है हेलिटोसिस। एक डिस्टिंक्टिव हेलिटोसिस होती है, एक अजीब सी बदबू होती है मुंह के अंदर, वो सिर्फ नग में होती है, प्राइमरी हेर्पेटिक में नहीं होती। और इसके अंदर फीवर और लिम्फ एडिनोपैथी इतना कॉमन नहीं है, वो प्राइमरी हेर्पेटिक के पास है। नग बोलेगा कहीं मेरे पास हेलिटोसिस है, वो बोलेगा भाई चल मेरे पास बुखार है और मेरे पास लिम्फ एडिनोपैथी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, तो पता होना चाहिए। इसमें वो होता है 2 हफ्तों तक सिम्टम्स चलते हैं, इसमें 5 से 7 दिन तक चलते हैं सिम्टम्स। उसके बाद ये तो सिम्टम्स या तो खत्म हो जाते हैं या फिर क्रॉनिक स्टेज में चले जाते हैं। अक्यूट जो फेज होता है वो 5 से 7 दिन का होता है। यहाँ पे बात करेंगे ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी का क्रेडिट जाता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, मेनली फ्यूजो स्पायरोचीटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि फ्यूजोफॉर्म बैक्टीरिया और फिर स्पायरोचीट्स, ये दो बैक्टीरिया हो गए। फ्यूजो स्पायरोचीटियल कॉम्प्लेक्स यानी फ्यूजोफॉर्म बैक्टीरिया और स्पायरोचीट्स, ये दो बैक्टीरिया की किस्म है, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स नक करवाता है। इन दोनों के अलावा जो क्रेडिट मिलता है वो मिलता है ग्राम एन एरोब्स को मिलता है। ग्राम नेगेटिव याद करो ना करो, एन एरोब्स याद करो, क्योंकि मोस्टली इन्फेक्शन एन एरोबिक होती हैं। एन एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर जो आते हैं उसमें नाम याद करने पड़ेंगे, पोरफायरामोनास जिंजिवाइलस, निमोनिक याद करो, पीवीएस, पीवीएस। पी से पोरफायरामोनास जिंजिवाइलस, वी से वेलोनीमा, एस फॉर सेलोमीना, पता नहीं क्या नाम, मैंने एक तो कमबख्त नाम ऐसे हैं। तो वेलोनीमा और जो भी वेलोनीला और सेलेनोमोनास जो भी है ना, इस तरह करके ये नाम थोड़े से याद कर लो, पीवीएस निमोनिक बना लो। तो पीवीएस, एक तो फ्यूजोस्पायरोचीटल कॉम्प्लेक्स और पीवीएस, फ्यूजोस्पायरोचीटल कॉम्प्लेक्स और पीवीएस, ठीक है ना, अब नहीं भूलोगे। वायरल लिंक भी है, कुछ रिसर्च ने कहा है कनेक्शन हो सकता है वायरल भी, लेकिन मेनली बैक्टीरियल कनेक्शन है। अब इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पे बात करेंगे कि निक नग के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं। जो उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जो उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक हो जाता है गम्स का।
इम्यून सिस्टम से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रोफिल है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी इनेट इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल होती है। शुरू के 24 घंटों में न्यूट्रोफिल आते हैं, फिर 24 to 48 आवर्स मैक्रोफेजेस आते हैं, लेकिन सबसे पहले सेल्स कौन से आते हैं, वो न्यूट्रोफिल आते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि न्यूट्रोफिल की थोड़ी सी एक्टिविटी कमजोर हो जाती है। तो 3 रीजन है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि स्मोकिंग। स्मोकिंग बेसिकली क्या होता है, उसमें वेजो जो है स्मोकिंग के अंदर जो निकोटीन होता है, निकोटीन जो है वो बेसिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन अफेक्ट करवाता है, वेजो कंस्ट्रक्टिव अफेक्ट करवाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो फिर न्यूट्रोफिल आप बाहर नहीं आ पाएंगे। जाहिर है उसको बाहर आने के लिए सेल परमिबिलिटी वेस्कुलर की ज्यादा चाहिए, और वेजो कंस्ट्रक्शन में वो बाहर नहीं आ पाएंगे। अब बच्चे तो स्मोकिंग नहीं करते, आप लोग अभी सोच रहे होंगे यार ये क्या, बच्चों में फिर नक कैसे होगा यार, वो तो स्मोकिंग थोड़ी करते हैं। तो फिर माल न्यूट्रिशन भी एक रीजन है, अब खाना अच्छा नहीं खा रहा, अच्छी नहीं डाइट है, तो उसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तीसरा ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा लिया जाता है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत आ जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से सप्रेशन हो जाती है नॉर्मल इम्यून सिस्टम की। तो स्ट्रेस हर बीमारी में होता है, तो यार जिंदगी में रिक्वेस्ट है कभी भी स्ट्रेस ना लेना ना किसी को देना। और जब हम दूसरों को देना बंद करेंगे तो हमारी जिंदगी में भी स्ट्रेस फ्री होना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, जो तुम चाहो कि तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए वो दूसरों का देना शुरू करो, तो लोगों के लिए आसानियां करो, तुम्हारे लिए आसानियां होंगी। तो लोगों को स्ट्रेस फ्री करो, लोगों को हंसाओ, तो तुम खुद भी हंसना शुरू हो जाओगे। दूसरों के लिए इजीनेस पैदा करो, अच्छा सोचो, तो लोग तुम्हारे लिए अच्छा सोचना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल जिंदगी में कभी भी स्ट्रेस नहीं रहना, चीज़ों को बहुत हल्के फुल्के लिया करो यार, क्योंकि लाइफ एक ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जितना जियो अच्छा जियो। जैसे वो कौन से एक आनंद मूवी का डायलॉग था ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, मतलब उसकी उम्र बहुत कम थी, उसका जिंदगी लंबी नहीं बहुत बड़ी होनी चाहिए, यानी जितना जियो अच्छा जियो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई 80 साल का जी रहा है लेकिन वो बहुत खराब जिंदगी, खराब से मुराद कि बहुत स्ट्रेसफुल जिंदगी गुजारा है बेवजह, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स, और एक बंदा 20 साल में उड़ गया दुनिया से चला गया, लेकिन उसने जिंदगी बड़ी खुश होकर गुजारी और लोगों को खुश करके गुजारी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स 3 हो गए, नंबर 1 टोबैको, नंबर 2 माल न्यूट्रिशन, और नंबर 3 स्ट्रेस। इन और खास तौर पे भाई एग्जाम का स्ट्रेस कभी भी मत लेना यार, एग्जाम आपकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा बड़ा नहीं है, आपकी खुद की जो साइकोलॉजिकल जिंदगी है ना, उससे ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है। तो एग्जाम को अहमियत दो, बट इतनी दो जितना वो डिजर्व करता है ना। कहते हैं एक होती है मोटिवेशन, एक होती है ऑब्सेशन। मोटिवेशन होना जरूरी है, यू शुड बी मोटिवेटेड यार, तभी तो पढ़ोगे ना, वरना वरना बैठ के पढ़ोगे ही नहीं, बोलोगे नहीं यार चिल रहना, ये भी बहुत वाहियात एटीट्यूड है, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक होती है ऑब्सेशन, वो बहुत गलत है कि ऑब्सेशन जुनून जुनून की हद तक होता है। जुनून एक पॉजिटिव जुनून अलग है, लेकिन नेगेटिव जुनून को ऑब्सेशन कहा जाता है। तो फिर उसमें जब इंसान फेल होता है यार, वो टारगेट जिंदगी का गोल अचीव नहीं कर पाता ना, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। इवन उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है, उसकी फैमिली लाइफ खराब हो जाती है, उसकी सोशल लाइफ खराब हो जाती है, और उसकी ओवरऑल लाइफ खराब हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, ऑब्सेशन ना हो, अपना मोटिवेशन हो, अपना बेस्ट इनपुट दो और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दो, और कभी भी और कीप ट्राइंग, अभी हार नहीं माननी। और जाहिर है दुख होना जो लोग मोटिवेटेड होते हैं और वो अपना टारगेट अचीव नहीं करते हैं, तो वो भी दुखी होते हैं, लेकिन वो फौरन वापस से उठ पाते हैं। लेकिन जो ऑब्सेशन में होते हैं ना, वो फिर उठ ही नहीं पाते, वो फिर डिप्रेस ही रह जाते हैं। तो बी मोटिवेटेड बट नेवर बी ऑब्सेस्ड विथ योर एग्जाम्स, खास तौर पे पार्ट 2 के एग्जाम दे रहे हो, आईएमएम के एग्जाम दे रहे हो। अब इसकी मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को खत्म किया जाए। फॉर एग्जांपल स्मोक करते हो भाई मत करो, स्ट्रेस लेते हो भाई मत लो, कम करो। और नंबर 3 है कि खाना अच्छा नहीं खाते, खाना अच्छा खाओ। टूथ ब्रशिंग क्या करो, सॉफ्ट टूथ ब्रश इस्तेमाल करो, सुपर सॉफ्ट हो, मल्टी टफ्टेड ब्रश हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। इसके अलावा स्केलिंग वगैरह करवानी है, बट वो एनेस्थीसिया अगर आपको अलाउ नहीं कर रहा पेशेंट, सुपरफिशियल स्केलिंग करो। लेकिन अगर डीप जरूरी है तो फिर एलए दे के बाद में करना है, क्योंकि नक का पेशेंट है, सीवियर पेन होता है, स्केलिंग करने नहीं देगा, डीप स्केलिंग करने नहीं देगा, तो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर करनी पड़ेगी। मेट्रोनिडाजोल देनी पड़ेगी
200 मिलीग्राम्स, क्योंकि एनएरोबिक बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा अफेक्टिव मेट्रोनिडाजोल होती है एनएरोबिक के खिलाफ। और उसके अलावा माउथ वॉशेस देने हैं, लेकिन दो किस्म के, एक तो क्लोरेक्सिडीन हो गया क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल है, और दूसरे नंबर पे देना है ऐसा माउथ वॉश जिसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या फिर सोडियम हाइड्रोक्सी परबोरेट हो। इससे क्या होता है कि जो नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं ना, उनको वो साफ कर देता है, नक के अंदर सुपरफिशियल नेक्रोसिस जो टिश्यू होते हैं उनको साफ कर लेता है। तो ये सारी इसकी मैनेजमेंट है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, मैनेजमेंट, क्लिनिकल फीचर्स, ये तीन चीजें नग के बारे में आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। नग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये लिंक बंद होने वाला है, मैं दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो वो ज्वाइन कीजिएगा।